अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि काई कबीले में दीदार खातून मलहून खातून से कहती है कि मुहासरे ने लोगों को थका दिया है मलहून खातून। तो मलहून कहती, मेहनत के बगैर कुछ हासिल नहीं होता दीदार, बोरसा की फतह के बाद ही ये मसाइल खत्म होंगे। और फिर इसके बाद मलहून खातून काम की तैयारियों का जायजा लेना शुरू कर देती है। तो इस दौरान उसकी नजर खवातीन पर पड़ती है, जहाँ हफ्सा खातून देगचे में सालन बना रही होती है, जिसे देखते साथ ही वो गुस्से से आगे बढ़ते हुए कहती, फौज को खाना पहुंचाना है, तुमने अभी तक ये खत्म क्यों नहीं किया। और पूछती, नीलोफर कहाँ है, वो काम की देखभाल क्यों नहीं कर रही। तो हफ्सा परेशान हो जाती है और कुछ कहने ही लगती है। इसी दौरान गोंजा वहां पे आती है और कहती है वो और हलीमा पास की गार में गई है वालदा। तो दीदार कहती, उनका कहना है कि वो किसी चीज की इजाद पर काम कर रही है, जिसके लिए उनका कहना है कि वो जंग का रुख बदल देगी। क्या ये सच है गोंजा। तो गोंजा कहती, अब वो चमगादड़ के फजले के पीछे लगी हुई है, इसलिए वो गार में गई है। और फिर मलहून गोंजा को थोड़ा साइड पर लेकर आते हुए कहती है, और तुम भी बरसों से माँ बनने के लिए कई जड़ी बूटियां आजमा रही हो ना, तुम दोनों की सूरत हाल एक जैसी है। ये सुनकर गोंजा को बहुत ज्यादा दुख होता है। और फिर मलहून वापस पलटकर सबसे कहती, जल्दी करो, कल तक सब कुछ तैयार हो जाना चाहिए। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि नीलोफर खातून, जो कि उरहान साहब की खातून होती है, एक गार में पहुंचती है और फिर अपने बैग में से एक पटाखा निकालती है और उसे आग लगाकर गार के अंदर छोड़ देती है। पटाखा जैसे ही चलता है तो उसकी आवाज सुनकर गार के अंदर मौजूद बहुत बड़ी तादाद में चमगादड़ें बाहर निकल कर भाग जाती हैं। और फिर इसके बाद नीलोफर कहती, जिस चीज की हमें तलाश है वो इस गार में है, चलो। और सब आगे बढ़ते हैं। जबकि दूसरी जानब करारगाह में हम देखते हैं कि दुमरल और बालाबान साहब उस बाजंतनी सिपाही पर तशद्दुद कर रहे होते हैं, जिन्हें उन्होंने बोरसा से पकड़ा था। बालाबान साहब पूछते, बुरहान साहब कहाँ हैं, तुम्हें कैसे पता चला कि हम आ रहे हैं, और उसे जोरदार थप्पड़ मारते हैं। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि उरहान साहब बोरसा की दीवारों के सामने मौजूद होते हैं और बोरसा की जानब देख रहे होते हैं और उस लम्हे को याद करते हैं जब बुरहान साहब बोरसा जाने से कबल उरहान साहब से कह रहे थे, उरहान अगर इजाजत हो तो मैं बोरसा में घुसना चाहता हूँ। तो उरहान साहब ने कहा था, मुझे आपकी यहाँ जरूरत है बुरहान साहब। तो बुरहान ने कहा था, उरहान सिपाही अभी जवान है, ऐसे वक्तों में इन्हें ऐसे खतरनाक हालात में डालना मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे ये करने दें। इस मंजर को सोचने के बाद उरहान साहब बहुत ज्यादा गमजदा हो रहे होते हैं। और फिर इस दौरान खलील उरहान साहब के पास आता है। तो उरहान साहब कहते, हमें कैसे घात में फंसाने दिया खलील। तो खलील कहता, फतह और शिकस्त दो करीबी भाई हैं, अगर तुम एक से सुलह नहीं कर सकते तो दूसरे के साथ नहीं रह सकते। जब हम सकारिया की मोह में एक घात के दौरान मायूस हो गए थे, उस्मान साहब ने हमें इन लफ्जों से गड़े से बचाया था। और फिर उरहान को थपकी देते हुए कहता है, वो घड़ा आपके लिए बहुत छोटा है हजूर, आप ना इसमें गिर सकते हैं और ना ही इसमें समा सकते हैं। और फिर इस दौरान दुमरल और बालाबान साहब वहां पहुंचते हैं। उरहान साहब कहते, क्या आपको पता चला कि सुरंगें कहाँ हैं। तो बालाबान कहता, वो भी नहीं जानता हजूर, लेकिन उसने कहा है कि समुद्र के रास्ते बोरसा के लिए एक बड़ी खेप होगी। अलाउद्दीन कहता, हमने तमाम बंदरगाहों को रोक रखा है, वो कहां से आएगी। और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद खलील से कहते हैं, खलील चलो, और सब वहां से रवाना होते हैं। जबकि दरगार में हम देखते हैं कि नीलोफर खातून अस्मा से कहती है, अस्मा ये सब जमा कर लो, चलो चमगादड़ों को परेशान किए बगैर ये काम खत्म करते हैं। और फिर अस्मा खातून और बाकी खवातीन गार में मौजूद चमगादड़ों के फजले को इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं। और फिर उस्मान साहब की बेटी हलीमा नीलोफर से कहती, भाभी अगर ये काम ना आए तो। नीलोफर कहती, ये जरूर आएंगे और ये बोरसा की फतह के दौरान हमारी फौज को ताकतवर करेगा। यह सुनकर हलीमा कहती, फिर हमें उसे फौरन ढूंढ कर करारगाह ले जाना चाहिए। यह सुनकर नीलोफर अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है। तो हलीमा कहती, देखो कैसे शर्मा रही हो, क्या तुम्हें भाई की बहुत याद आ रही है। नीलोफर कहती, बहुत ज्यादा, जब तुम्हें प्यार होगा तो तुम समझ जाओगी। तो हलीमा कहती, नहीं नहीं, मुझे अपनी तलवार से मोहब्बत है, मैं सिर्फ आप दोनों को मिलाने के लिए मदद कर रही हूँ और यकीन तुम्हें मुझसे बेहतर जेठानी नहीं मिल सकती। तो नीलोफर कहती, पागल लड़की, बिल्कुल मुझे नहीं मिल सकती। जबकि इधर करारगाह में हम देखते हैं कि तमाम सरदारान खाने के दस्तरखान पर बैठे हुए होते हैं। अलाउद्दीन साहब भी बहुत ज्यादा परेशान हालत में सोच विचार में मुब्तला होते हैं। शाहीन साहब कहते, हमने अपने शोहदा को फतह के वादे के साथ दफन किया है, हमें अपना वादा पूरा करना चाहिए, मातम नहीं। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ अलाउद्दीन साहब। तो अलाउद्दीन कहता, आप ठीक कह रहे हैं शाहीन साहब, आप ठीक कह रहे हैं, किस्मत से शिकवा हमें जेब नहीं देता, इंशाल्लाह हम जल्द ही बहुत सी दूसरी फतवात से शिकस्त की तलाफी करेंगे इंशाल्लाह। सब कहते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ताहम एक धोखेबाज सरदार बहुत से दूसरे सरदारान की शान को बर्बाद कर सकता है। मुझे बताएं, ये बोरा साहब वो आपके करीबी लोगों में से था, है ना। तो शाहीन साहब हाँ में इशारा करते हैं। और फिर अलाउद्दीन साहब आउजी की जानब इशारा करते हुए कहते, आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। तो आउजी कहता है, हमने कभी नहीं सोचा कि वो ऐसा कर सकता है हजूर। अलाउद्दीन कहता, फिर आपको भी वो सोचना चाहिए जो सरोज सोच सकता है औची साहब, हम सब की गलती को मेरे भाई पर डालना ठीक नहीं है, हम एक और साथ हैं। तो शाहीन साहब कहते, हमारे लिए एजाज है कि हम अजीम उस्मान सरदार के बेटे के गिर्द मुतहद हैं, काश उनके दोनों बेटे यहाँ होते और हम सिपाहियों के सामने एक साथ खड़े हो सकते, क्या ये बेहतर नहीं होता अलाउद्दीन साहब। तो अलाउद्दीन कहता, भाई के पास करने के लिए अहम काम है शाहीन साहब। तो शाहीन कहता, क्या वो फिर अपने तौर पर मामला हल करने की कोशिश कर रहा है, जैसे उन्होंने बुरहान साहब को बोरसा में जासूसी के लिए भेजा, जबकि बहुत से दूसरे सिपाही ये कर सकते थे। चले हमें तो छोड़ें, आप तो उनके भाई हैं, उन्होंने आपकी भी राय नहीं पूछी, क्या ऐसी ना इत्तेफाकी पैदा करना मुनासिब है। तो अलाउद्दीन कहता, ना
ना इत्तफाकी की वजह बनने वाला ही ना इत्तफाकी की बात करता है शाहीन साहब, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इन चीजों के बारे में बात करने की यह जगह नहीं है। तो शाहीन साहब कहते, आप ठीक कह रहे हैं अलाउद्दीन साहब, ये जगह नहीं है, यह जंगी कौंसल है। जबकि इधर उरहान साहब अपने खेमे में दुमरुल, बालाबान और खलील के साथ मौजूद होता है और उन्हें कह रहा होता है कि समुद्र के रास्ते आने वाली मदद की पेश नजर सुरंगें वाहद खुफिया चीज नहीं है, कोई खुफिया बंदरगाह भी जरूर होगी, हमें उसे तलाश करना होगा, तैयार हो जाएं, हम रात को रवाना होंगे। यह सुनकर सब लोग वहां से रवाना हो जाते हैं। इस दौरान अलाउद्दीन साहब गुस्से से वहां आते हैं और कहते, आपने शाहीन शाह और इसके पैरोकारों के लिए मैदान खुला छोड़ दिया है भाई। तो उरहान कहता, मैंने उन लोगों को मौका दिया जो मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठा रहे थे, उन्हें अपना जहर उगलने दो। तो अलाउद्दीन कहता, आपको उन्हें मौका नहीं देना चाहिए। उरहान कहता, क्या तुम मेरे भाई नहीं हो? मेरी जगह तुम उनके लफ्जों को वापस उनके मुंह पर मारो अलाउद्दीन। अलाउद्दीन कहता, यह कहना आसान है, देखो भाई, शाहीन शाह शिकस्त का फायदा उठाकर जंगी कौंसल जमा करना चाहता है। वो सरदारन के सामने आपको जलील करने और इनका भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा है, शिकस्त का इस्तेमाल करके आपको तनहा छोड़ने की कोशिश कर रहा है। भाई, इन्हें ऐसा मत करने दो, मत करने दो। तो उरहान अलाउद्दीन को पकड़ते हुए कहता, मेरे लिए मेरा भाई काफी है। जबकि इधर काई कबीले में हम देखते हैं कि काई सिपाही गाड़ियों के ऊपर साजो सामान लाद रहे होते हैं। नीलोफर कहती, चलो जल्दी करो। इस दौरान मलहून खातून गुस्से से वहां पहुंचती है और कहती है, कबीले में इतने कामों के होते हुए तुम लोग कहाँ थे? तो हलीमा कहती, क्या हम अपना काम मुकम्मल किए बगैर जा सकते थे वालदा? नीलोफर कहती, हमने जाने से पहले ही गाड़ियों को लादना शुरू कर दिया था। और फिर गोंजा कहती, और हमने भी इलाज का सामान तैयार कर लिया है, जब खाने तैयार हो जाएंगे तो हम एक साथ करारगाह रवाना होंगे। तो मलहून कहती, कोई कहीं नहीं जाएगा। यह सुनते साथ ही नीलोफर कहती, उरहान साहब आज हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तो मलहून कहती, मैंने कहा कि तुम नहीं जाओगी बहू खातून, तुम यहीं रहोगी। और फिर हलीमा कहती, लेकिन भाभी। तो मलहून उसकी बात काटते हुए कहती, तुम सब मिलकर सारे आधे अधूरे काम मुकम्मल करोगी। हलीमा और हफ्सा कल गाड़ियां सगोत ले जाएंगी, सिपाही उनसे गाड़ियां ले लेंगे। और ये कहते साथ ही मलहून वहां से रवाना होने लगती है। तो पीछे से नीलोफर कहती, मलहून खातून क्यों? तो मलहून कहती, क्योंकि मेरा यही हुक्म है। और फिर गोंजा भी कहती है, वालदा वालदा मत करें, अलाउद्दीन साहब भी इंतजार कर रहे हैं, इसके अलावा सिपाही दवा के बारे में कुछ नहीं जानते, मुझे इन्हें बताना पड़ेगा। तो मलहून कहती, बस गोंजा बस, तुम अकेली नहीं हो जिसने अपने शोहर को नहीं देखा। और ये कहकर मलहून वहां से रवाना हो जाती है। और फिर आगे बढ़ते हुए दीदार से कहती, बहू खातून अब भी अपनी मर्जी कर रही हैं, अगर मैं एक बात को 2 बार ना कहूं तो मैं अपनी बात नहीं मनवा सकती। तो दीदार कहती, नहीं ऐसा नहीं है, देखें वो तुम्हारे उरहान की अच्छी बीवी और तुम्हारे पोतों की अच्छी माँ है, वो आपकी बेइज्जती भी नहीं करती है। और फिर मलहून और दीदार आकर बैठ जाते हैं और दीदार कहती, लेकिन वो बस अब भी हमारे असूलों पर अमल नहीं करती है, आखिरकार वो हम में से नहीं है, वो बाजुतनी महल्लों में पली भड़ी है। तो मलहून कहती, वो दूसरी लड़कियों पर भी असर अंदाज हो रही है, उनके लिए पहले ही वक्त हो चुका है, लेकिन वो दोनों कहती है कि वो अपनी भाभी की तरह प्यार में पड़ने से पहले शादी नहीं करेंगी और गोंजा इसकी वजह से अपने ही रास्ते पर चल रही है, ये बहू खातून हर चीज के पीछे है। तो दीदार कहती, गोंजा के पास पहले ही बहुत से मसाइल हैं मलहून खातून, जब आप भी उस पर गुस्सा करती हैं तो वो लड़की बहुत दिल बर्दाश्ता हो जाती है। मलहून कहती, ये मसला हम सब को मुतासर करता है दीदार खातून, वो एक सरदार के बेटे को बच्चा नहीं दे पा रही है और अलाउद्दीन इसकी वजह से किसी दूसरी खातून से शादी नहीं करना चाहता, बस बहुत हो चुका है, हर कोई देखेगा कि इस कबीले में किसकी बात अहम है, हर कोई अपनी हद जानेगा, फातिमा भी जल्द ही पहाड़ों से आ जाएगी, मैं इस मसले को मजीद नहीं बढ़ाऊंगी, मैं इसकी और हलीमा दोनों की शादी करवाऊंगी, अलाउद्दीन की भी। और फिर दीदार से कहती, दीदार खातून मुझे इस बारे में तुम्हारी मदद की जरूरत है, अलाउद्दीन की नस्ल को जारी रखने के लिए एक मुनासिब दुल्हन तलाश करना शुरू कर दें। और फिर इस दौरान एराज मलहून को बताती है, उस्मान साहब सगोद के लिए रवाना होंगे मलहून खातून। यह सुनते साथ ही मलहून वहां से रवाना हो जाती है। और नाज़रीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।